वालेकुम Bismillah. अस्सलाम सर। Walaikum salam. Let's we start a lecture of today. Today we are going to discuss judicial review in Pakistan. It is a part 2. We have already discussed judicial review. Now we are going to discuss judicial review in Pakistan. Priorly we have discussed the history of judicial review, background of judicial review. Today we are going to discuss a judicial review according to the Constitution of Pakistan. What is the judicial review? We have already discussed where there is a written constitution, there would be a fundamental principle of the constitution. There would be a basic infrastructure of the constitution. What is the fundamental principle of the constitution? The fundamental principle of constitution is Pakistan constitution based on federalism. There are fundamental rights, objective resolutions, independence of judiciary, separation of power. Whenever the subsequent assembly, legislative assembly, can amend in the constitution, it should be judicial review by the superior court. जब आगे आने वाली असम्बली जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें तरमीम करने की कोशिश करे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली इस तरह की बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रेरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए, तीन तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे, बेसिक लॉ की वायलेशन करे, फंडामेंटल लॉ की वायलेशन करे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की वायलेशन करे, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है किया जा सकता है, यानी कि उसको चेक जो है वो किया जा सकता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट किस तरह से जुडिशियल रिव्यू कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर किस तरह से जो है वो जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, बाद में हम जो है वो किस तरह से डिस्कस सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 199 जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो इसमें डिस्कस किया गया है आर्टिकल 199 में कि किस तरह से जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो पाकिस्तान की अदालतें ले सकती हैं। इसका प्रोवाइजो 1 है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये हाई कोर्ट जो है वो 199 के तहत रिट सुनती है। अगर कोई एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है, इफ एनी एडिक्वेट एंड एफिकेशियस रेमेडी इज नॉट अवेलेबल, पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि जब कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो इस सूरत में हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है या जो है वो केस जो है वो सुन सकती है। तो पहला जो है ए है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है 199 का वो ये है कि जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो अग्रीव्ड पर्सन हो, उसकी लोकस स्टैंडाई होनी चाहिए। अगर उसकी लोकस स्टैंडाई नहीं है, कोर्ट बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन इन विच कैपेसिटी यू आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट, दिस इज द लोकस स्टैंडाई। तो अगर वो अपनी लोकस स्टैंडाई प्रूव नहीं कर पाता अग्रीव्ड पर्सन्स, तो उसका केस जो है वो नहीं सुना जा सकता। फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है, जब कोई सफिशिएंट रेमेडी अवेलेबल ना हो। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि आदमी जो है वो एग्रीव्ड होना चाहिए। अब 1 जो है, प्रोवाइजो 1 जो है, उसका इंग्रेडिएंट 1 जो है वो ये है, डायरेक्टिंग अ पर्सन performing with the territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affair of the federation of province or the local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do so। वफाकी हुकूमत
सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में, उसे जो है वो कोर्ट ये कह सकती है कि आप वो काम कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर आप करने के अहल नहीं हैं, यानी कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन। वन में क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या कर सकती है कि refrain from doing anything he is not permitted by law to do, कि कानूनी तौर पर वो ये करने की का हक नहीं रखती, तो उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन से जो है वो रोका जा सकता है। नंबर इसमें वन में दूसरा है टू डू एनीथिंग ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। टू डू एनीथिंग ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू, रिट ऑफ मैंडामस। कानूनी तौर पर उसे करना चाहिए था, उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उसे ये काम करना चाहिए। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद यहाँ पर जो है कि कोई शख्स हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकती है, कोई कोर्ट हो सकती है। तो उससे मुराद ये है, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने जो 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उससे ये मुराद ये है। तो ये है 1। 2, declaring that any act done or proceeding taken with the territorial jurisdiction of the court by the persons performing function in connection with the affair of the federation or province or local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect। दूसरे में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है रिट ऑफ सर्चरेरी, सर्चरेरी यानी कि रिट ऑफ सर्चरेरी। रिट ऑफ सर्चरेरी क्या है कि पर्सन जो है हैज बीन परफॉर्म देयर एक्ट एंड पर्सन कैन नॉट हैव अ कैपेसिटी टू डू दिस एक्ट। उस शख्स के पास ये इख्तियार हासिल नहीं था कि वो ये काम जो है वो कर सके। तो ये है रिट ऑफ सर्चरेरी के सर्चरेरी का लफ्ज़ी मतलब होता है करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, दुरुस्त करना, उसको किसी चीज को करेक्ट करना। तो ये 2 जो है 199 उसमें जो है वो सर्चरेरी के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई पर्सन जो है वो एक्ट परफॉर्म कर चुका है, उससे कहना कि आपने जो काम परफॉर्म किया है वो जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, आप नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमत ने किया है, लोकल गवर्नमेंट ने किया है। बी है प्रोवाइजो 1 का, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर। किसी भी शख्स की एप्लीकेशन पे हुक्मनामा जो है वो जारी कर सकती है हाई कोर्ट। 1 बी का है डायरेक्टिंग दैट पर्सन इज इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट बी ब्रॉट बिफोर इट सो दैट द कोर्ट मे satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in any unlawful manner। habeas corpus की रिट है। court order the authority to bring the person which is detained by the administrative authority, bring the person before the court and give a justification why you have detained this person। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या शख्स जिसने उसको गिरफ्तार किया है वो अगर रीजन ना दे सके तो फिर जो है वो उसको एक्सोनरेट कर देगी, उसको जो है वो बरी कर देगी। तो B1 में ये डिस्कस किया गया है। 2 है बी का requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office to show under what authority of law he claimed to be hold that office। कोवरेंटो, रिट ऑफ कोवरेंटो। 2 में डिस्कस किया गया है रिट ऑफ कोवरेंटो। किसी शख्स से जो है वो हाई कोर्ट कुछ पूछ सकती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये पूछ सकती है इन विच कैपेसिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, आपने ये ऑफिस जो है वो किस कैपेसिटी में जो है वो होल्ड किया गया है। तो प्रोवाइजो 1 जो है उसके ए बी में किन रिट्स का जिक्र किया गया है? रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन का जिक्र किया गया है पहले नंबर पर। नंबर 2 रिट्स ऑफ मैंडामस का जिक्र किया गया है, रिट ऑफ सर्चरेरी का जिक्र किया गया है, हेबियस कॉर्पस रिट का जिक्र जो है वो किया गया है, कोवरेंटो रिट का जो है वो जिक्र किया गया है। ये आर्टिकल 199 जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ उसमें ये अभी तक जो हमने पढ़ा है ए बी प्रोवाइजो ए का जो है तो उसमें जो है वो इन 5 रिट्स का जिक्र किया गया है। इफ यू अवेयर अबाउट द 5 रिट्स, definition of writs, you can do the constitution practice
easily and without any abusions. तो ये 199 के 1(2) में जो है वो इन 5 रिट्स का जिक्र किया गया। आगे है सी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पर्सन। देखिए 199 जो है आर्टिकल जो है, इसमें बार बार इस बात के अदा किया गया है कि रिट कौन दायर कर सकता है, अग्रीव्ड पर्सन जो है वो रिट दायर कर सकता है। मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी, किसी भी शख्स को जो है वो डायरेक्शन दी जाए या किसी भी अथॉरिटी मीन गवर्नमेंट। Whenever the word authority being used in administrative law or constitution law, it's mean the government, including any government exercising any power or performing any function in or in relation to be any territorial within the jurisdiction of that court, as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights conferred by the chapter 1 part 2। जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है चैप्टर 1 में, उसके पार्ट 2 में, वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? नंबर 1 है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट में टू बी वाइट। 9 है आर्टिकल सिक्योरिटी ऑफ पर्संस। 10 है सेफ गार्ड ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन। 10A है राइट टू द फेयर ऑफ ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल। 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर etc. prohibited, protection against the retrospective punishment, protection against the double punishment and self-incrimination, inviolability of dignity of man etc., freedom of movement, freedom of assembly, freedom of association, freedom of trade, business or professions, freedom of speech, right to information, freedom to profess religion and manage religious institution, safeguard against the taxation for purposes of any particular religion, safeguard as the education instruction in respect of religions, provisions of to property, protection of the property right, equality of citizens, non-discrimination in respect of access to public place, safeguard against the discrimination in services, preservation of language, script and culture। तो ये इसका जिक्र जो है वो किया गया है चैप्टर 1 पार्ट 2 में। तो सी में डिस्कस किया गया है ये जो हमने अभी फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस किए हैं, इनकी इन्फोर्स के लिए अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट जो है वो हकामात जो है वो सादर कर सकती है। अब है प्रोवाइजो 2, 199 प्रोवाइजो 2। Subject to the Constitution, the right to move a High Court for the enforcement of any of the fundamental rights conferred Chapter 1, Part 2 shall not be abridged। अब ये जो राइट अभी मैंने आपको बताए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डिटेंशन के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, ये सारे जो अभी हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए, इनमें से कोई राइट भी हाई कोर्ट अब्रिज नहीं कर सकती, कर्टेल नहीं कर सकती, प्रोहिबिट नहीं कर सकती, खात्मा जो है नहीं कर सकती। तो ये जो है वो 2 में इसका जो है वो जिक्र किया गया है। आगे है 3, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर क्लॉज 1 on application made by our relation to the person who is member of the armed forces of Pakistan or who is for the time being subject to any law relating to any of those forces in respect of his term and the condition of the service in respect of any matter arising out of his service or respect of any action taken in the relation to him as a member of the armed forces of Pakistan or as the person subject to such law। अब ये है इसकी एक्सेप्शन। आर्म फोर्सेस के मैटर, उनके टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन क्या होती है? अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक के जो मैटर है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है, किस तरह उनकी जो है प्रोबेशन होती है, किस तरह से उनकी कंफर्मेशन होती है, किस तरह उनकी जो है प्रमोशन, ट्रांसफर, ग्रेजुटी फंड्स, रिटायरमेंट, इन मामलात के बारे में जो है वो हाई कोर्ट जो है वो कोई हुक्म सादर नहीं कर सकती। अपनी सर्विसेज के दौरान जो काम वो सारे अंजाम देते हैं, उनके बारे में भी कोई एक्शन जो है वो नहीं ले सकती। यानी कि आर्म फोर्सेस के जो मैटर हैं उनके बारे में हाई कोर्ट जो है वो 199 से एक्सेम्प्टेड है, एक्सोनरेटेड है। हाई कोर्ट जो है वो उनके बारे में कोई एक्शन जो है वो नहीं ले सकती।
तो ये प्रोवाइजो 3 में जो लिखा हुआ है। 4 में लिखा हुआ है वेयर ए है 4 का, एन एप्लीकेशन इज मेड टू हाई कोर्ट फॉर एनी ऑर्डर अंडर पैराग्राफ सी ऑफ क्लॉज 1 एंड पैराग्राफ जो है वो सी और क्लॉज 1 के तहत जो है कोई भी एक्शन जो है वो लेगी हाई कोर्ट, तो उसे जो है वो ये करना पड़ेगा, कोई भी एक्शन जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ लेगी तो उसे ये करना पड़ेगा टू मेक, बी में लिखा हुआ है, इसकी डिटेल लिखी हुई है, टू मेक एन इंटरिम ऑर्डर वुड हैव द इफेक्ट of producing or interfering with the carrying out of the public work or otherwise being harmful to the public interest. Public work और public interest के लिए जो नुकसानदेह हो सकता है उस वक्त तक एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। और स्टेट प्रॉपर्टी के बारे में आर इम्पीडिंग ऑफ इम्पीडिंग ये असेसमेंट को रोकने के लिए, कलेक्शन ऑफ द पब्लिक रेवेन्यूज के कलेक्शन को रोकने के लिए द कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटरिम ऑर्डर अनलेस द प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर हैज बीन गिवन नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड ही or any person authorized by him in that behalf has had an opportunity of being heard and the court for reasons to be recording in writing is satisfied that the interim order. कोई भी आरजी हुक्मनामा जो है वो हाईकोर्ट नहीं जारी कर सकती जिसमें खदशा हो नुकसान होने का, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होने का या पब्लिक वर्क के डिस्टर्ब होने का खतरा हो, जिसमें कोई असेसमेंट जो है वो इम्पीडिंग होती हो, रुकावट पड़ती हो, रेवेन्यू के कलेक्शन में जो है वो रुकावट बनती हो, उस वक्त तक कोई अबूरी हुक्मनामा हाई कोर्ट जारी नहीं करेगी जब तक के वो दूसरे फरीक को यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को थॉरोली सुन नहीं लेती। आगे है 4A, the interim order made by the high court on an application made to the question of the validity of the legal effect of any order made, proceeding taken or act done by any authority or person which has been made, taken or done or purports to have been made, taken or done under any law which is specified in part 1 of the first schedules are related to or is connection with state property or assessment or collection of the public revenues shall cease to have effect on the expiration of the period of 6 months following the day on which it is made. देखिए जो हमने ऊपर इंटरिम ऑर्डर के बारे में पढ़ा है या कोई भी हुक्म जो हाई कोर्ट जारी करती है वो 6 माह तक नाफिजुल उम्र रह सकता है। 6 माह के बाद जो है वो आर्टिकल 199 के तहत जो है वो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द मैटर शैल बी फाइनली डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंटरिम ऑर्डर इज मेड। और ये भी शर्त आयद की गई कि हाई कोर्ट को 6 माह के अंदर अंदर जो है वो उसका जो है वो फैसला कर देना चाहिए। इन दिस आर्टिकल 5 में है प्रोवाइजो में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कंटेक्स्ट जो है वो अदरवाइज रिक्वायर करता है। उसके अलावा जो है पर्सन में क्या शामिल है, जो अभी हम पढ़ रहे थे 5 रिट्स में पढ़ रहे थे, पहले हमने रिट्स जो है प्रोहिबिशन में पढ़ा कि इफ द पर्सन कैन नॉट हैव अथॉरिटी टू डू, फिर हमने मैंडमस में पढ़ा कि पर्सन्स हैव टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट, फिर हमने सर्चरेरी में पढ़ा कि पर्सन हैज बीन परफॉर्म इनकरेक्ट ऑर्डर or incorrect work or taken an incorrect decision. Habeas corpus में भी persons detained without lawful authority and detained by the administrative authority. 5वें में co warranto in which capacity you are holding your office, ये 5 रिट्स में जो है वो पर्सन्स को आगे चल के उन्होंने डिफाइन किया है। पर्सन से क्या मुराद है, तो ये आपसे जो है वो प्रोपोजिशन की शक्ल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ पता होना चाहिए, सीएसएस लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 199 में जो पर्सन का जिक्र किया गया है जिनके खिलाफ रिट जो है वो दायर की जा सकती है, उससे क्या मुराद है, तो आपको उसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। पर्सन इंक्लूड एनी पब्लिक पॉलिटिक्स आर कॉर्पोरेट, कोई बॉडी शामिल है, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट, एनी अथॉरिटी और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई कॉर्पोरेशन हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है जो भी काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ पर्सन, जिसके खिलाफ आप रिट जो है वो दायर कर सकते हैं।
गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत जो है, एंड एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल अदर देन आर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ट्राइब्यूनल उसमें शामिल है अदर देन सुप्रीम कोर्ट। ट्राइब्यूनल ऐसी अदालत होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो है वो कायम की जाती है। ऐसी अदालत जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत कायम की जाती है उसको ट्राइब्यूनल जो है वो कहते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन के मैटर को सुना जाता है। व्हेनेवर द वर्ड ट्राइब्यूनल बीइंग यूज्ड, द मैटर सब जुडिस बिफोर ऑफ मैटर रिलेटिंग टू टर्म एंड कंडीशन, ये बात जो है वो इसमें टर्म एंड कंडीशन जो है वो शामिल है अदर देन सुप्रीम कोर्ट, जो इसमें शामिल द हाई कोर्ट शामिल है, और द कोर्ट आर ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ रिलेटिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो है वो आर्म फोर्सेस के बारे में जो ट्राइब्यूनल बनाया जाता है वो भी उसमें शामिल है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन के जो मैटर होते हैं जो आर्म फोर्सेस के, वो भी इसमें जो है वो शामिल है। ये पर्सन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन ये है कि रिट जो है वो किन लोगों के खिलाफ जो है वो दायर की जा सकती है। तो पर्सन का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 199 में, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो 5 में दी गई है कि वफाकी हुकूमत के तहत कोई भी कॉरपोरेशन जो है वो वर्क कर रही है, सूबाई हुकूमत के तहत जो काम कर रही है, कोई ट्राइब्यूनल जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उसमें शामिल है। तो उसमें जो है हाई कोर्ट भी हो सकती है, कोई ट्राइब्यूनल जो लॉ के जरिए कायम किया गया आर्म फोर्सेस के बारे में वो भी शामिल है। प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर मीन्स, अब प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर्स जो है वो उससे क्या मुराद है? In relation to the application affecting the federal government or any authority or under the control of the federal government, the attorney general and अब प्रिस्क्राइब लॉ ऑफिसर जो है वो अटॉर्नी जनरल है या फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कि हुकूमत अंडर द कंट्रोल ऑफ वफाकी हुकूमत के तहत जो भी कोई भी अफसर होगा उसमें अटॉर्नी जनरल भी जो है वो शामिल है। तो ये है, तो आगे जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से क्या मुराद है। बी है इन एनी अदर केस द एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो दूसरा जो है वो पर्सन से मुराद जो है वो एडवोकेट जनरल जो है वो इसमें शामिल है। तो ये है 199 जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके तहत जो है वो रिट जो है वो फाइल की जाती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में पूरा प्रोसीजर जो है वो इसको जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया है। अब 199 को थोड़ा सा हम जो है वो इसकी समरी जो है वो आपके सामने में रखता हूं। 199 is a discretionary remedy. The ingredient of 199. It is not a conclusive remedy. It can be filed, the writ being filed according to 199 when you cannot have a adequate and efficacious, you can't have a adequate and efficacious remedy. तीसरा इंग्रेडिएंट ये है कि जब आपके पास कोई नेमल बदल रेमेडी जो है वो नहीं है, और ये सवाब दीदी जो रेमेडी है और सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन जो है वो इसको दायर कर सकता है। और 199 के तहत जो आप ड्राइव करते हैं, कौन कौन सी रिट्स ड्राइव करते हैं? पहले प्रोहिबिशन ड्राइव करते हैं, फिर मैंडामस जो है वो ड्राइव करते हैं, फिर सर्चरी ड्राइव करते हैं, हैबियस कॉर्पस ड्राइव करते हैं, वो वारंटो की रिट्स जो है वो आप दायर कर सकते हैं। ये उसके प्रोवाइजो 1 में जो है वो इसकी को डिस्कस किया गया है। दूसरा जो है कि फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं जिनका तल्लुक जो आपके जो है वो चैप्टर 1 पार्ट 2 में डिस्कस किए गए हैं, जिनके बारे में आपको बताया, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए 199 की रिट जो है वो दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट जो है ये जो फंडामेंटल राइट जो बयान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में, इनको अब्रिज नहीं कर सकती। इसके बाद ये है कि रिट जो है वो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो है वो दायर नहीं की जा सकती। जो 2 में डिस्कस किया गया है 2.2 में कि आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो है वो रिट जो है वो दायर नहीं की जा सकती। उसकी टर्म के बारे में, कंडीशंस के बारे में, अब उनकी टर्म एंड कंडीशन के बारे में आगे चल के जो डिस्कस किया गया ट्राइब्यूनल के बारे में, वो लहदा से बात है, उनके बारे में रिट जो है वो दायर की जा सकती है। अमूमी तौर पर उनके खिलाफ रिट जो है वो कोई भी अपनी सर्विस परफॉर्म करते हैं, अपने एक्शन लेते हैं, कोई भी अपना वर्क जो परफॉर्म करते हैं, उनके खिलाफ रिट जो है
वो नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट जब गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ हुक्मनामा जारी करेगा तो उसमें जरूरी है कि दोनों फ्री कैन को सुने, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का मामला हो, या इस तरह का कोई मामला हो जिसका तल्लुक रेवेन्यू कलेक्शन से, असेसमेंट से, तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरे फ्री को जो है वो लाजमी सुनेगा। आगे चल के 199 में जो डिस्कस किया गया है कि इसका इफेक्ट जो है इंटरिम ऑर्डर जो है वो 6 माह तक है, और हाई कोर्ट से कहा कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो फैसला। पर्सन्स की डेफिनेशन जो है अभी हमने की है कि पर्सन जो है वो क्या है, और प्रिस्क्राइब लॉ ऑफिसर जो है वो ये क्या है, ये 199 के जो है वो इंग्रेडिएंट है। तो जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान में जो किया जाता है, अग्रीव पर्सन जो जुडिशियल रिव्यू करता है वो 199 के तहत जो है करता है। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है वो दायर करनी है 184(2) के तहत जो है वो आप रिट जो है वो दायर कर सकते हैं। 184 क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल मीन when you directly file a case before the court, it is called original. There's a two type of jurisdiction, appellate jurisdiction and original jurisdiction. ओरिजिनल से ये है कि डायरेक्टली आप जो केस जो है, मिसाल के तौर पर 2 सूबों के दरमियान, सूबे और फेडरेशन के दरमियान, 3 सूबों के दरमियान, इस तरह के मामला जो हैं वो डायरेक्टली जो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। दैट इज ओरिजिनल एपेलेट अपील होते हुए जो उसके पास जाती है। वन प्रोवाइसो है, द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between any two or more government, 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई लड़ाई पंजाब सिंध के दरमियान हो, अफगानिस्तान के दरमियान हो, उसको सुनने की, डायरेक्टली केस सुनने की जो है वो उसको सुन सकती है। एक्सप्लेनेशन इन दिस क्लॉज गवर्नमेंट मीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें सूबाई हुकूमत शामिल है, वफाकी हुकूमत शामिल है, इसमें लोकल गवर्नमेंट का जिक्र। 2 जो है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय क्लॉज 1 द सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट ओनली। तो वो सिर्फ डिक्लेरेटरी जजमेंट जो है वो सिर्फ जो है वो परफॉर्म कर सकती है। 3 में है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, यानी कि 199 को प्रेजुडिस ना करे, मुतासब ना करे, उससे तासब ना बरता जाए। द सुप्रीम कोर्ट शैल if it considers that the question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by the chapter 1 of part 2 is involved, has the power to make an order of the nature mentioned in the said article. Public important का कोई मामला है, फंडामेंटल राइट का जिनका तस्करा जो है वो चैप्टर जो है वो फर्स्ट में किया गया है, जो भी अभी हमने पहले जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस किए थे कि पार्ट 2 में जो है और चैप्टर 1 में उसका जिक्र किया गया है कि फेयर ट्रायल का राइट है, फोर्स लेबर नहीं प्रोहिबिटेड है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है वो किसी को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यानी कि मौसर बमाजी सजा नहीं दी जा सकती, डबल पनिशमेंट जो है वो डबल जेपराडी जो है, डिग्निटी ऑफ मैन, फ्रीडम, फैमिली एसोसिएशन वगैरह। तो ये सारा जो है ये आता है फंडामेंटल राइट्स। अब 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जो रिट सुनती है उसका 199 के साथ फर्क क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है? 199 जो है वो सुना जाता है अग्रीव पर्सन के खिलाफ, उसमें अमूमी जो है अग्रीव पर्सन के साथ खिलाफ जो है वो सुना जाता है।